नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना विद्यार्थियों? अब आज का जो हमारा विषय है वो है लहासा की ओर। लेसन है कक्षा 9th का। तो उसके प्रश्न उत्तरों को हम करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने उस पाठ को पढ़ा था। यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है तो आप इसको सर्च करके एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे लेसन को भी पढ़ सकते हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज देखते हैं इसके लहासा की ओर पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। पहला जो प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? भाई, थोंगला में पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान मिल गया था, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उस गांव में जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था, पर वह उस गांव के लोगों से परिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहाँ पहुँचा था। शाम, ये गलत लिखा हुआ भाई, श्याम होगा। शाम के समय गांव के लोग छंग पी करके होश हवास खो बैठते हैं। इसके अलावा उनके साथ सुमति भी नहीं था, इसलिए वह वहाँ ठहरने का स्थान नहीं मिल सका। अगला जो प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय है वो बना रहता था। ये बात है भाई 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस नहीं होती थी या पुलिस का प्रबंध नहीं होता था, न खुफिया विभाग था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट का भय बना रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग से निम्नलिखित कारणों के कारण पिछड़ गया। भाई, लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था। घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में वह रास्ता भूल गया। दूसरे रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया, फिर वापस आकर के दूसरे रास्ते पर आया। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति के यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेकिन दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। अगला है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भाई, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक, लेखक को ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। उसे रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत को देखते ही कुची 1 पैसा कहकर के भीख मांगनी पड़ी। उनका घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया था। समय से न पहुंच पाने के कारण उसे सुमति के गुस्से को भी सहना पड़ा, या गुस्से का सामना करना पड़ा। वापस आते समय उसने अपनी पीठ पर लादकर यात्रा करनी पड़ी। अगला है, उसने भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो भाई
तिब्बत का टिरी प्रदेश विभिन्न जागीरदारों में विभक्त था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन हैं। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते हैं और सारे प्रबंध की जो है देखभाल कोई भिक्षु करता है। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता है। तिब्बत के समाज में छुआछात, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता है। वह अपनी झोली में से चाय की पत्ती दे करके घर की महिलाओं से चाय बनवा सकता है। सास बहू कोई भी इसका बुरा नहीं मानती। हाँ, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर यात्रियों को ठहरने के लिए अच्छा प्रबंध भी कर देते हैं और शाम 6 बजे के बाद वे छंग पी करके मस्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य यह अर्थ बताता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो भाई इन विकल्पों का सही उत्तर है क, यानी लेखक है ना पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ने में रम गया था। अगला प्रश्न है भाई, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण करेंगे। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। तिब्बत के तिंगरी क्षेत्र में लगभग हर गांव में उसके परिचित थे और उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता था। लोग उसे आदरपूर्वक घर में स्थान देते थे। वह सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता था, यानी रस जो चिड़िया थी ना, वो लोग गंडे को पा करके बहुत धन्य अनुभव करते थे। सुमति स्वभाव से सरल और मिलनसार, स्नेही तथा मृदु रहा होगा, तभी लोग उनसे उचित आदर देते होंगे। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार विहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार करिए भाई। सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आंकलन, ये आंकलन नहीं भाई, आंकलन है, उसकी वेशभूषा देखकर ही किया जाता है और जाते समय उसके विचारों से। लोग व्यक्ति के कपड़ों को देखकर एक धारणा बना लेते हैं और उसका मान सम्मान भी वैसा ही करते हैं। स्वयं लेखक को भी इन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा था। मेरे विचार से हमारा आचार विचार तथा व्यवहार का तरीका व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर ही तय नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि अच्छे कपड़े पहनने वाले सभी लोग अच्छे इंसान होते हैं। यदि ऐसा होता तो सभी सफेदपोश नेतागण अच्छे व्यक्ति होते। उनकी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग हो सकते हैं। सस्ते और निम्न कपड़े में कोई व्यक्ति निम्न कोटि का नहीं हो जाता। कीचड़ में खिलने से कमल की सुंदरता तो कम नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। भाई तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है, समुद्र तट से 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक शून्य प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती और दूर तक कोई आदमी नहीं दिख पड़ता। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं
दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ देखने को हैं। तिंगड़ी नामक स्थान पर तो अद्भुत है। इसमें एक विशाल मैदान है और चारों ओर पहाड़ी पहाड़ और बीचों बीच भी एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसमें कठोर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों से की झंडियों से इसे सजाया गया है। अगला प्रश्न है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को प्रस्तुत कीजिए। तो भाई ये प्रश्न लिखना नहीं है। अगला है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? भाई हमारी पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विधा हैं। दो बैलों की कहानी है, लासा की ओर यात्रा वृत्तांत है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद और देवी मैना को भस्म कर दिया गया कहानी, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, एक तोता और एक मैना। लासा की ओर वृत्तांत यात्रा वृत्तांत है। यह कहानी संस्मरण, व्यंग्य, निबंध, लासा की ओर यात्रा वृत्तांत है। यह कहानी संस्मरण, व्यंग्य, निबंध सबसे अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन। पूरा पाठ यात्रा से आरंभ होकर यात्रा पर समाप्त होता है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत ही संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी रेखाचित्र और संस्मरण में मानव चरित्र का चित्रण होता है। निबंध में विचार विमोचन है, इसलिए वह भी यात्रा वृत्तांत से अलग विधा है। अगला प्रश्न है भाई, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छाँव में रहते हम गांव पहुंच गए थे। नीचे दिए वाक्यों में को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा था या पीछे। उक्त वाक्य को निम्न ढंग से लिखा जा सकता है भाई, पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा था पीछे, यह पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। घोड़े की गति के बारे में संदेह हो रहा था कि आगे जा रहा है या पीछे। ऐसे शब्द जो अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है भाई। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढिए भाई। तो इस पाठ में प्रयुक्त आंचलिक शब्द जो हैं वो इस प्रकार हैं। चोटी, खोड़ी, चोडी है, खोटी है, रागरी है, छंग है, डांडा, गिराव, कूची कूची, कंडे, थुप्पा, गंडा, भरिया, कंजूर। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग कीजिए। इन शब्दों में उनकी विशेषता उभर करके आती है। पाठ में आए कुछ ऐसे शब्द छाट करके किसी की विशेषता बताएं। मुख्य व्यापारिक फौजी, बहुत परित्यक्त, भद्र, चीनी, निम्न, अपरिचित, दूध वाली, टोंटीदार, सारा, दोनों, आखिर, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों और कम, अगला, नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, मुश्किल, लाल डंडा, अच्छे, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, पतली पतली, हफ्ता भर, तेज, कड़ी और छोटे बड़े, बहुत ज़्यादा मोटे। यानी ये जो है ना ऐसे शब्द आए हैं जो ये आपको पुस्तक में नहीं लिखना है भाई। इस प्रश्न को छोड़ देना है, आपको यहीं तक लिखना है। तो विद्यार्थियों बने रहे आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। मिलते हैं आपका अगला नया लेसन लेकर के। तब तक आप कीजिए इंतज़ार। जय हिंद, जय भारत।